नमस्कार। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक प्रश्न को। 2025 में उल्लास पहल के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा घोषित हुआ है? उल्लास एक स्कीम है, उसके तहत आगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका उत्तर होगा मिजोरम। मिजोरम जो है उल्लास स्कीम के तहत पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है। ये तो हम लोग जानते रहे हैं कि केरल जो है वो पूर्ण साक्षर राज्य रहा है, लेकिन उल्लास के तहत जो है इस मानक जो है साक्षरता का वह थोड़ा बढ़ा दिया गया है। PLFS 2023-24 के अनुसार उल्लास पहल के तहत मिजोरम द्वारा प्राप्त साक्षरता दर क्या है? तो मिजोरम का साक्षरता दर कितनी है? वह है 98.2%। उल्लास पहल के तहत किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए न्यूनतम साक्षरता दर क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा 95%। न्यूनतम साक्षरता होनी चाहिए, तभी पूर्ण साक्षर उसे घोषित किया जाता है। उल्लास के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उल्लास का अर्थ हुआ अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, यही है इसका पूरा नाम। और इसी के तहत जो है मिजोरम ने 98.2% कार्यात्मक साक्षरता फंक्शनल लिटरेसी जो है हासिल कर ली है, और ऐसा करने वाला हुआ भारत का पहला राज्य बन गया है। ये जो साक्षरता का मानक है, स्टैंडर्ड है, उसको सेट किया है शिक्षा मंत्रालय ने। और जो भी राज्य जो है 95% मानदंड को पार कर लेता है, वो 100% कार्यात्मक साक्षरता उसे प्राप्त हो गई है, ऐसा मान लिया जाता है। कार्यात्मक साक्षरता का तात्पर्य है कि दैनिक जीवन में पढ़ने लिखने और अंकगणितीय कौशल का जो है प्रभावी ढंग से उपयोग करने में व्यक्ति सक्षम है। अब पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे PLFS के तहत जो है मिजोरम जो है वह 98.20 साक्षरता दर प्राप्त कर चुका है। इससे पहले यूटीज में यानी यूनियन टेरिटरीज में लद्दाख जो है वो 2024 में ही पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। मिजोरम जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य है, जबकि सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है वह है केरल। केरल के बाद लक्षद्वीप और फिर मिजोरम का नंबर आता है। PLFS सर्वे के अनुसार देखें तो राष्ट्रीय साक्षरता जो है भी 80.9% में है, और शहरी साक्षरता जो है 87.7% और ग्रामीण क्षेत्र में 73.5% है। और भारत के शीर्ष 5 साक्षर राज्य में है मिजोरम, फिर लक्षद्वीप, नागालैंड, केरल और मेघालय हैं। और सबसे कम साक्षर राज्य जो है उनमें आंध्र प्रदेश है, और उससे थोड़ा अधिक है बिहार का। तो बिहार जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है, लेकिन ये जो PLFS सर्वे है इसके हिसाब से आंध्र प्रदेश जो है वह न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य हो गया। PLFS सर्वे जो होता है वो पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, एक तरह का सर्वेक्षण होता है जिसको कि NSO के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के तहत आता है। अब उल्लास के बारे में हम लोग देख लें तो उल्लास जो है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी जो है समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने समझने के लिए भारत सरकार की एक योजना है, जो 2022 से 2027 के बीच आयोजित की जा रही है। और इसमें 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों को साक्षर और आजीवन सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे लोगों को जिन्होंने औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं ग्रहण की है, और इसके लिए जो स्कूलों में जो शिक्षक हैं वो वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं, यानी यह स्वयं सेवा के माध्यम से यह कार्यक्रम चलता है, कर्तव्य बोध को बढ़ावा देता है। और इसके लिए उल्लास मोबाइल ऐप और दीक्षा पोर्टल जो है वो उपयोग में लिए जाते हैं। इसका उद्देश्य 5 करोड़ शिक्षार्थियों को टारगेट करना, 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.04% है, और पुरुष साक्षरता 82.14% है, और महिला साक्षरता 65.46%। यहाँ सबसे कम साक्षर राज्य बिहार का देखें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 61.80 जो है इसकी साक्षरता है। बिहार में पुरुषों की जो साक्षरता है वो 71.20% और महिलाओं की 51.50% है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन PLFS सर्वे के अनुसार जो बिहार जो है वह दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वह है PLFS सर्वे के अनुसार आंध्र प्रदेश। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोल्डन डोम नामक एक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो इसका निर्णय लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया है, USA के द्वारा लिया गया है। गोल्डन डोम फॉर अमेरिका का प्रमुख
तकनीकी घटक कौन सा है? तो इसका तकनीकी घटक है अंतरिक्ष आधारित सेंसर और इंटरसेप्टर, यानी स्पेस से ही जो है सेंसर रहेंगे वो पहले ही सेंस कर लेंगे और फिर वहीं पर हवा में ही जो भी मिसाइल्स इत्यादि होंगे उनको नष्ट कर दिया जाएगा। गोल्डन डाउन फॉर अमेरिका से जुड़ी एक प्रमुख चुनौती क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इसमें लागत जो है बहुत अधिक आएगी और तकनीकी जटिलता भी है, हाई कॉस्ट एंड टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने आयरन डोम नामक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो इसका उत्तर होगा इजराइल। इजराइल की जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है उसका नाम है आयरन डोम। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विविधता, संवाद और विकास दिवस। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मई को। इसका आयोजन कौन सा संगठन करता है? तो इसका आयोजन करता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व सांस्कृतिक विविधता पर यूनेस्को ने एक सार्वभौमिक घोषणा को भी अपनाया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को अपनाया था। वो कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 2001 में अपनाया गया था। और यह जो दिवस है यह पहली बार कब मनाना शुरू किया गया था? तो यह 2002 में मनाना शुरू किया गया था, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था। अब हम लोग इरूला ट्राइब के बारे में जान लेते हैं। इरूला ट्राइब जो है अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, क्योंकि ये एक जगह पर बहुत सालों से रह रहे हैं लेकिन उनके पास भूमि का अधिकार जो है वह नहीं है। तो इरूला जनजाति के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वह मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में निवास करती है? तो वह मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में निवास करती है और अधिकांश जो है वो तमिलनाडु में केंद्रित है। इरूला जनजाति का प्राथमिक पारंपरिक व्यवसाय क्या है? तो इसका प्राथमिक पारंपरिक व्यवसाय जो है वो है सांप पकड़ना, चूहे पकड़ना और शहद संग्रह करना। बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है। इरूला जनजाति द्वारा पूजा की जाने वाली मुख्य देवी कौन है? जो कोबरा से निकटता जुड़ी हुई जिनकी, तो वो है कनियम्मा। और इरूला जनजाति का एक संगठन भी है, स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका क्या महत्व है? तो यह भारत के 80% सांप विरोधी विष की आपूर्ति करता है। एंटी स्नेक वेनम जो है इसकी आपूर्ति करता है, इरूला जनजाति ही करती है, उनका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी करता है। नट्टा कल्लू के रूप में जाने जाने वाले पैतृक पत्थरों के बारे में इरूला जनजाति की पारंपरिक मान्यता क्या है? तो नट्टा कल्लू जो होते हैं इरूला जनजाति में वो क्या होते हैं? वे मृत परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जीवित लोगों को पूर्वजों से जोड़ते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्पाइस्ड स्कीम क्या है? स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई स्पाइस्ड योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। यह स्कीम मसाला क्षेत्र में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए है, प्रोग्रेस को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए है। तो इसका जो आयोजक एजेंसी है जिसका क्रियान्वयन कर रहा है वह है भारतीय मसाला बोर्ड, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये छोटी बड़ी इलायची के उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है, साथ ही साथ कटाई के बाद की प्रक्रिया गुणवत्ता को बढ़ा रहा है ताकि निर्यात बढ़िया से हो। इसके अलावा GI टैग जो प्राप्त किए हुए हैं जैविक मसाला के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित कर रहा है, खाद्य सुरक्षा और पादप स्वच्छता मानकों का अनुपालन को भी सुनिश्चित कर रहा है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोची, केरल में। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सा खनिज मंगल का प्राकृतिक घड़ी, मार्शियन नेचुरल क्लॉक के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा जेरोसाइट। अब जेरोसाइट को मंगल का प्राकृतिक घड़ी क्यों कहा जाता है, मार्शियन नेचुरल क्लॉक क्यों कहा जाता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका कारण है यह विकिरण ऊर्जा को संग्रहित करता है, रेडिएशन एनर्जी को ये ट्रैप कर लेता है और 25,000 वर्ष तक के भूवैज्ञानिक घटनाओं को इससे पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जब ये ल्यूमिनेसेंस उत्सर्जित करता है तो उससे पता चल जाता है कि इसने कितनी एनर्जी को ग्रहण किया है और कितने दिनों तक ग्रहण किया है। जेरोसाइट जो है वो एक ऐसा मिनरल है जो कि भारत के कच्छ, गुजरात में पाया गया है और यह मिनरल जो है वह मार्स पर भी और अर्थ, मंगल और पृथ्वी दोनों पर पाया जाता है। इसलिए इसके बारे में जानकारी लेकर जो है वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि मार्स में क्या क्या भूवैज्ञानिक परिवर्तन हुए, किस में क्या घटना हुई थी, इसका पता लगा जा सकता है। इसीलिए इसको मंगल का प्राकृतिक घड़ी कहा गया है। यह वास्तव में क्या करता है, कोई भी ब्रह्मांडीय विकिरण हो, कॉस्मिक रेज हो, रेडिएशन हो, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम जैसे रेडियोएक्टिव तत्वों का
कोई भी रेडिएशन हो, सबको क्या करता है, ये ग्रहण कर लेता है और बाद में इसको क्या करता है, ये ल्यूमिनेसेंस के रूप में छोड़ता है। तो यह कब छोड़ता है, जब यह प्रकाश या गर्मी के संपर्क में आता है, तो इससे जो प्रकाश निकलता है, संचित ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलती है, वही ल्यूमिनेसेंस कहलाता है। और जितना अधिक तेज होगा यह प्रकाश, खनिज से उतना अधिक विकिरण निकलेगा, और इससे भी पता चल जाएगा उतना अधिक समय तक यह उस विकिरण के संपर्क में रहा है। तो इससे यह भी पता चल जाएगा कि भूवैज्ञानिक घटनाएं जो है वो किस समय क्या हुई। 25,000 वर्ष तक का यह आंकड़ा इसके पास हो सकता है। ल्यूमिनेसेंस डेटिंग किया जा सकता है इससे, और मंगल ग्रह पर होने वाले धूल भरी आंधी, बाढ़, ज्वालामुखी गतिविधि इत्यादि का अनुमान लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मई को, क्योंकि 21 मई 1991 को ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एलटीटी के आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, एसेसिनेट कर दिया था उनको। तो इसीलिए उस दिन हम लोग आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। एलटीटी जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ये श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन था जो कि श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को आज़ाद करना चाहता था, एक अलग देश में बदलना चाहता था। प्रभाकरन इसके नेता थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू।